नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं कक्षा 6 की NCERT पृथ्वी हमारा आवास भूगोल की क्लास 6 की NCERT है। उसका 6th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। आपने इसमें कुछ स्थल मंडलों को जरूर देखा होगा, जिसमें 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान नहीं है ये स्थल मंडल। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, कुछ भाग नीचे, कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं, यानी कि कुछ पहाड़ी हैं, कुछ घाटी हैं, कुछ पर्वत श्रृंखला है, कुछ पर्वत हैं, कुछ झील हैं, कुछ पठार हैं, कोई सहायक नदी है, कोई मैदान है, कोई वितरिका है, कोई डेल्टा है, कोई प्रायद्वीप है, कोई स्थल संधि है, कोई तट है, कोई जल संधि द्वीप है, कोई पहाड़ी है। इस तरह अलग अलग स्थल के रूप हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। पहाड़ी पर स्थलीय भाग हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग हैं जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती हैं। 600 मीटर से ऊंची और खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। 600 मीटर से ऊंची अगर कोई पहाड़ी है खड़ी ढाल वाली तो उसको पर्वत कहते हैं। 8,000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए, तो उसमें गुरु शिखर एक चोटी उसकी है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया जो है, पहली प्रक्रिया क्या है देखिए, मैं बता चुका हूं अभी। दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप जिस मैदान पर खड़े हैं उसमें लगातार गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। प्रथम क्या है, आंतरिक प्रक्रिया के कारण। आंतरिक प्रक्रिया जो है उसमें बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती, कहीं धंस जाती है, आंतरिक प्रक्रिया के कारण। दूसरी है बाह्य प्रक्रिया, स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह से घिस जाने को, टूट कर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। यानी टूट करके अलग होकर के कहीं और जगह चले जाना, जैसे मृदा का अपरदन। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसको फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु या बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब जितने भी स्थल रूप है उनको ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वत बना सकते हैं, उसको पठार कह सकते हैं और मैदान कह सकते हैं। अब देखिए पर्वत किसे कहते हैं, हम समझेंगे। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। शिखर जो होता है छोटा होता है और आधार चौड़ा होता है, यानी चोटी उसकी तीखी होती है ऊपर से। आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है ये। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहने के कारण बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। कुछ कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जैसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसा कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा। ठीक है, हिमालय एशिया में है, आल्प्स यूरोप में है और एंडीज दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत और भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत हिमालय और आल्प्स पर्वत वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हैं। सतह कैसी है? ऊबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है।
अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अलेप्शियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्रंसोत पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी कि हार्स्ट और नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका वंश यानी कि ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत के तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उनकी स्थिति को देखिए और पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। अब देखिए मैं आपको दूसरा पर्वत बताता हूँ वलित पर्वतों के बाद। तो दूसरा है जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो उसे ब्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को हम क्या कहते हैं? उत्खंड और नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका वंश कहते हैं। उत्खंड को हार्स्ट कहते हैं और द्रोणिका खंड को ग्राबेन कहते हैं, इंग्लिश में ग्राबेन। यूरोप की राइन घाटी और वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वत के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं और आपको पता लगाने की आकृतियों की। अब तीसरे प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई एवं पन बिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियाँ वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय, दूसरे प्रकार के उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वत भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे ग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, इसके अलावा रिवर राफ्टिंग, इसके अलावा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। ठीक है, यह ज्वालामुखी पर्वत का आपको दिखाया। ऊपर से खुले छिद्र की तरह इसका भाग होता है। अत्यधिक दाब से मैग्मा का निर्माण होता है और मैग्मा जो सेंटर में होता है वो मैग्मा अलग अलग रास्तों से ऊपर उठता है। ऊपर उठने के कारण किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों से जमने से होता है। इसके अलावा लावा बम भी होते हैं, विस्फोट से जो बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी राख, भाप और गैस के घने बादल। अब समझते हैं पठार किसको कहते हैं। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती हैं। इस प्रकार आसपास के क्षेत्रों से अत्यधिक उठा हुआ भाग, इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती हैं। पर्वतों की तरफ पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है और केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस तरह के उदाहरण हैं। और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक ऊंचाई है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यहाँ यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरे के खननों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत अधिक भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। और भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है
जो उपजाऊ हैं एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब हम समझते हैं मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बने होते हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों की ओर बहती हैं और उन्हें अपरदित कर देती हैं। ये अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतया मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना बहुत आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ मैदान एशिया, उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगत्से नदी का मैदान इस प्रकार के प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है और क्योंकि मकानों को बनाने के लिए, खेती करने के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ खेती के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी मिल जाती है। भारत में गंगा का मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के लिए रहन सहन के तरीकों में भी कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत से विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इन आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका हम अपने आसपास के क्षेत्र से पता लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ मिट्टी पर मकान का निर्माण करना। इस तरह हम कूड़ा किसी भी प्रकार भूमि या पानी पर फेंक देते हैं और उन्हें गंदा कर देते हैं। प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे लिए उपयोगी ही नहीं है, वरन हमारा कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम पृथ्वी को सुरक्षित रख के जाएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो प्रमुख स्थल रूप हैं पर्वत, पठार, मैदान, इस तरह। इसके अलावा पर्वत और पठार में क्या है? पर्वत जो है आधार चौड़े होते हैं और शिखर जो होते हैं शंकु आकार होते हैं। पठारों एक ऊपर समतल जिनका होता है भाग और ओठे हुए होते हैं। पर्वतों से नदियां निकलती, पठारों से झरने, मतलब जलप्रपात। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो पर्वत, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, और इसके अलावा एक पर्वत का और मैंने प्रकार बताया था अभी, तो पर्वत यहाँ पर मैंने बताए थे। पर्वत 3 प्रकार, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत, ये पर्वतों के प्रकार हैं। इसके अलावा पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से बता दिया। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? तो उससे नदियाँ निकलती हैं, जलप्रपात निकलती है, उपयोगी मिट्टी मिलती है, बहुत सारे खनिज मिलते हैं। मैदानों का निर्माण किस प्रकार से होता है? मैदानों का निर्माण वो नदियों से लाने वाली वो मृदा अपरदन के कारण जो है मतलब कुछ भी वो जो लाती हैं मिट्टी या जो भी लाके वो निक्षेपित कर देती है, उससे मैदानों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है, आसान घर बनाना आसान है, सारी चीज़ें यहाँ आवागमन के साधन आसान है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है? क्योंकि रहना कठिन है वहाँ पर। पहला, निम्नलिखित सही पर राइट का निशान लगाइए। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। ऊंचाई, ढाल या अधिमुक्ता। पर्वत किस आधार पे भिन्न होते हैं? ढाल के आधार पे, एक अधिमुक्ता के आधार पे, एक ऊंचाई के आधार पे। तो पर्वत ऊंचाई के आधार पे अलग होते हैं, ऐसा तो हम मतलब कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कुछ पता नहीं है इसका। तो
यहाँ पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिवीज किया था हमने, पिछले अध्याय में पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज कर लें तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ 7 महाद्वीपों का नाम बताऊँ तो एशिया महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाओं में यूराल आता है, रूस में आता है। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो रूस में पाई जाती है। इसके अलावा यूरोप में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं में आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स या अल्प्स। इसके अलावा अफ्रीका में एटलस, और अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला का नाम है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला। ठीक है। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया में जो पर्वत श्रृंखला है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और डेजर्ट है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत श्रृंखला है, और अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए एक पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताऊं मैं तो यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि एशिया की जो पर्वत श्रृंखला हिमालय हैं, यूरोप के आल्प्स हैं, और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वो आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। कुछ और सवाल देखते हैं। यूरोप की पर्वत श्रृंखला आल्प्स हो गई। इसका प्रश्न का उत्तर खालिस्तान भरे समतल भूमि को विस्तृत क्षेत्र को पठार, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय और आल्प्स पर्वतों के उदाहरण है वलित। इसके अलावा खालिस्तान क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है तो वो होता है पठारी भागों में। ठीक है। इसके अलावा खनिजों की प्रचुरता होती है वहाँ पर्वतों का एक क्रम होता है, वो कहलाती पर्वत श्रृंखला। खालिस्तान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे उत्पादक क्षेत्र होते हैं मैदान। तो इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। हमारा देश भारत जो है इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे।